नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारी बुआ, आप तो एकदम जच रही हो, बिल्कुल पंजाबी लड़कियों की तरह। पंजाबी सलवार, लिपस्टिक, क्या बात है। नव्या ने दिल्ली से आई अपनी बुआ को कोहनी मारते हुए छेड़ा और फिर उनके गले लग गई और उनके गालों को चूम लिया। नव्या की बुआ निकिता को उनके भैया ने कल फ़ोन कर तुरंत बुढ़ाना आ जाने को कहा था। हेलो निकिता, हम लोग 3 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं। नव्या के फाइनल एग्ज़ाम हैं और साथ में उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम हमारे पीछे से उसके पास आ जाती तो हमें परेशानी नहीं होती। अब जवान लड़की है तो अकेले या आस पड़ोस वालों के भरोसे भी छोड़कर जाने को मन नहीं मान रहा है। नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। मैं कल सुबह की किसी बस से शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। क्या हुआ री नव्या तुझे? भाई साहब बता रहे थे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। निकिता बुआ ने आते ही चिंतित आवाज़ में पूछा। और तूने ये क्या पहन रखा है? ये फटी जीन्स और कटे शोल्डर वाला टॉप, तुम ये सब कब से पहनने लगी? अरे कुछ नहीं बुआ, वही मंथली पीरियड। मतलब तू टाइम से है? निकिता बुआ उछलकर खड़ी हो गई और अपना गाल पोंछने लगी, जहाँ पर 1 मिनट पहले नव्या ने चूमा था, जैसे उनके गाल पर किसी ने कीचड़ मल दिया हो। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि इन दिनों में किसी नहाए धोए को छूना नहीं चाहिए। अब मुझे फिर से नहाकर आना पड़ेगा। सॉरी बुआ, आप पहले चाय तो ले लीजिए। मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बना दी है और साथ में आपकी पसंद के पालक के पकौड़े भी हैं। बुआ का मूड अच्छा करने की गरज से नव्या ने बात बदलते हुए कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 3 दिन रसोई में जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। तुझे लगता है कि मैं तेरे हाथ का छुआ पानी भी पीऊँगी? अब निकिता बुआ की आवाज़ कुछ कठोर हो गई थी। नव्या को बुआ के गर्म मिजाज और दकियानूसी विचारों के बारे में मालूम था, जो दिल्ली में रहते हुए भी मानो बुढ़ाना में रह रही थीं, पर उनका ऐसा रूप देखने का मौका पहली बार पड़ा था। नव्या कुछ समय के लिए सहम गई, फिर माहौल को बदलने के लिए अपनी बुआ को लाड़ लड़ाते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठाने लगी। अरे, तुझे अभी तो मना किया था मुझे छूने को, पर तू है कि तुझे कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। बुआ चिल्लाई। बुआ, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है ना, तो बार बार भूल जाती हूँ। नव्या ने निकिता के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और उनके साथ साथ खुद भी सोफे पर बैठ गई। नव्या के बैठते ही बुआ फिर से तुनक गई। अगर ये 3 दिन तुम थोड़े बहुत नियम मान लोगी तो तुम पर आसमान टूटकर गिर जाएगा क्या? अच्छा है, अम्मा ये सब देखने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गई, नहीं तो वे ये सब देखकर जीते जी मर जाती। तेरी माँ का राज आते ही पूरे घर में अपवित्रता आ गई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर जिस घर में ऐसा पाप हो रहा हो, वहाँ कहाँ से कुलदीपक आता? अब चाहे देवी देवताओं की लाख मन्नतें कर लो, कुछ हासिल होने ही होने वाला, जब घर में ही ऐसा अनर्थ। अम्मा थीं तब तक शहर से ब्याह कर आई तेरी संस्कारहीन माँ को सब कुछ मानना पड़ा, चाहे डंडे के जोर पर ही सही। पर अब तो लगता है यहाँ जंगल राज आ गया है। निकिता बुआ इस बार 8-9 साल बाद बुढ़ाना आई थी। घर का खाका ही बदल गया था। तख्त की जगह सोफा था, टीवी भी नया था। अब तक सब्र से काम लेती हुई नव्या को भी गुस्सा आ गया। घर से निकलते हुए उसकी मम्मी द्वारा दी गई सारी नसीहतों को वह भी भूल गई, क्योंकि अब बात उसकी मम्मी के संस्कारों पर आ गई थी। बुआ, मम्मी के संस्कारों की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर होगा। भूल गई आप अपना समय, जब पहली बार अपने कपड़ों पर धब्बे देखकर कितना डर गई थी आप। आपको लगा था कि आप कैंसर जैसी किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई हैं। आप रोते रोते दादी के पास गई थीं और पूजा करते हुए दादी ने आपके कपड़े देखकर आपको पुचकारने के बजाय अपने से दूर धकेल दिया था। तब आप बदन के दर्द के साथ साथ हुई इस बेइज्जती के दर्द से घबराकर रोने लगी थीं, और वह भी तब जब आप अपनी गलती से बिल्कुल अनजान थीं। तब मम्मी ही आपको अपने साथ अपने कमरे में ले गई थीं। आपके आंसुओं को पोंछकर गले से लगा लिया था। तभी दादी भी कमरे में आ गई थीं और मम्मी को आपके पास बैठा देखकर बहुत गर्म हुई थीं। तब मम्मी ही थीं जिन्होंने आपको मानसिक संबल देकर इन दिनों रखने वाली हाइजीन के बारे में सब कुछ समझाया था।
यही नहीं, दादी ने आपको 3 दिन बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। तब आप शर्म से कितनी दुखी हुई थी। तब मम्मी ही थी जो भरी ठंड में भी दादी द्वारा आपको ज़मीन पर बिछाने के लिए दिए गए पतले से बिछौने से उठाकर ले आई थी और आपको अपने पास ही सुला लिया था। बस बस चुप कर। देख रही हूँ कि बहुत पटर पटर ज़बान चलने लगी है तेरी। और तू तो ऐसे कह रही है जैसे ये सब तूने अपनी आंखों से देखा हो। बुआ, चाहे ये सब देखने को मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, पर मम्मी ने ये सब बातें मुझे तब बता दी थी जब मैं 12 साल की थी, जिससे मैं इस बदलाव से घबरा नहीं जाऊँ और इसके लिए दिमागी रूप से तैयार रहूँ। जो भी हो, उस समय मैं नादान थी, मुझे अच्छे बुरे की परख नहीं थी, पर अब मैं एक जिम्मेदार बहू, बेटी और माँ हूँ। बरसों से हमारे समाज द्वारा बनाई गई कुछ सामाजिक परंपराएं हैं जिनके मानने में हमारा ही फायदा है, और जब तक मैं ही इन परंपराओं का पालन नहीं करूंगी तो आने वाली पीढ़ी को किस मुंह से सिखाऊंगी। बुआ ने कहा। बुआ, आप जिन रिवाजों की बात कर रही हैं वे काफ़ी समय पहले बनाए गए थे। वे सब ढकोसले थे, पंडों की सिखाई बातें थीं। हम लोग सच्चाई की तह तक जाए बिना या लकीर के फ़कीर बनकर उन हालात का बोझ ढोते चले आ रहे हैं। देख रही हूँ तेरी माँ ने तुझे कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। छोटी जगह है, इंसान जैसे माहौल में रहे उसी के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। क्या कहेंगी आस पड़ोस की औरतें जब उन्हें पता चलेगा कि इस घर में ऐसा घोर अनर्थ हो रहा है। मैं नहीं मानती पता चलने के बाद कोई इस घर का पानी भी पिएगा। अरे इंसान तो क्या, ऐसे घर में तो पितर भी अन्न ग्रहण नहीं करते, इसलिए तो इतने पूजा पाठ के बाद भी तेरी माँ की कोख ने बेटा नहीं जना। बस अब तो मेरा ज़्यादा मुंह मत खुलवा। निकिता बुआ ने अपने हाथ नचाते हुए कहा। बुआ, अभी अभी तो आपने कहा कि इंसान को अपने माहौल के मुताबिक बदलाव करना चाहिए, और मैंने तो सुना है कि पंजाबी औरतों को इन 3 दिनों के दरमियान भी गुरुद्वारे जाने की छूट है। फिर आप इतने साल दिल्ली में रहकर भी अपनी सोच को क्यों नहीं बदल पाई? आपने उनका पहनावा, रहन सहन तो अपना लिया, पर दिल में आप अभी भी छोटी सोच को अपनाए हुए हो। कहते हुए नव्या की आंखें छलक आईं। कहना तो वह और भी बहुत कुछ चाहती थी, पर उसकी शिक्षा ने उसे इसकी इजाज़त नहीं दी। बुआ तो पापा के इतना बुलाने पर यहाँ आई थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। बातों के इस चोट से एक पल के लिए तो निकिता बुआ तिलमिला उठी, पर अगले ही पल हालात को भांपते हुए, थोड़ी नरम पड़ते हुए वे कहने लगी। देख बेटी, ये हमारे शरीर की गंदगी होती है। यह गंदगी जो बाहर आती है तो थोड़ा बहुत तो शुद्ध अशुद्ध का विचार तो रखना ही चाहिए ना। ये तो तू भी मानती होगी। गंदगी कैसी बुआ? यह तो हमारे बदन की दूसरी हरकतों की ही तरह एक आम हरकत है। कुदरत का औरत को प्रदान किया गया तोहफा है। इसे मर्द को नहीं दिया गया है। इसके दम पर तो एक औरत को माँ बनने का मौका मिलता है, और यह सृष्टि चलती रहती है। अगर ये इतनी ज़रूरी चीज़ है तो उससे इतनी ज़्यादा चिढ़ क्यों? चल, अब पहले मैं नहाकर आती हूँ। नव्या समझ गई थी कि वह इतनी देर से भैंस के आगे बीन बजा रही थी। बुआ को समझाने का कोई मतलब नहीं है। निकिता बुआ रसोई से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि नव्या डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। यह सब क्या करने लगी तू? बुआ देखो, आपके लिए मैंने पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं। चक्कर बताइए कि कैसे बनाए हैं। अभी तो तुझे मैंने इतना समझाया, लगता है कि तेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठा दिखता है। आखिर भतीजी किसकी हूँ? पापा तो मुझे बात बात पर कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी बुआ पर गई हूँ। आप ज़िद्दी तो मैं महा ज़िद्दी। नव्या ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। तेरी ये ज़िद तेरी माँ के सामने ही चलती होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी ही मर्ज़ी चलेगी। बाद में तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। बुआ, मैंने इतने मन से बनाए हैं, आज के दिन मान जाइए, कल से वही होगा जो आप चाहेंगी। नव्या के हथियार डाल देने पर भी निकिता बुआ नहीं पिघली। गुस्से में नव्या ने वह खाना कूड़े की बाल्टी में डाल दिया। रात में नव्या अपनी बुआ के गुस्से के डर से बेडरूम में न सोकर ड्राइंग रूम में ही लेट गई, पर बाद में रसोई में होने वाली खट्टापट्टा से उसकी नींद खुल गई। क्या हुआ बुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? नव्या ने बुआ को आवाज़ लगाते हुए पूछा। कुछ नहीं, हींग ढूंढ रही थी। पेट में बहुत दर्द है, गैस हो गई दिखती है। बुआ, आपको हींग नहीं मिलेगी, लाइए मैं निकाल देती हूँ। कहते हुए नव्या रसोई में घुस गई। तू बाहर ही खड़ी रह, बोलकर भी तो बता सकती है कि कहाँ रखी है। उसके बाद भी नव्या ने महसूस किया कि बुआ सोई नहीं है। वे बेचैन सी पल में बैठी रही थीं और दूसरे पल फिर से लेट जाती थीं। बुआ की ऐसी हालत देखकर नव्या को लगा कि दाल में कुछ काला है। जब दवा देने पर भी फर्क नहीं पड़ा तो अब नव्या की भी चिंता बढ़ गई। चलिए बुआ, मैं आपको डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। यहाँ पास में ही सरकारी अस्पताल है, कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल ही जाएगा। पड़ोस में से किसी को बुला ला।
इतनी रात गए हम अकेली कैसे जाएंगी? बुआ, आप चिंता छोड़िए, मैं सब संभाल लूँगी। नव्या ने बुआ को सहारा देने के लिए उनका हाथ पकड़ना चाहा, तो निकिता ने झटके से उसे अपने से दूर कर दिया। आप भी सच में हद करती हैं। मैं गाड़ी निकालती हूँ, आप ताला लगाकर बाहर आइए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भुनभुनाते हुए नव्या बाहर निकल गई। पर गाड़ी को तू धक्का मारकर अस्पताल तक ले जाएगी क्या? नहीं बुआ, चलाकर। नव्या को ड्राइविंग सीट पर बैठे देख निकिता बुआ ऐसे हैरान हुई जैसे उन्होंने किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को ड्राइविंग करते देख लिया हो। अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को सोते देख नव्या ऐसे भड़की कि रिसेप्शनिस्ट से लेकर नर्स तक सब हरकत में आ गए। उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को उठाया। इस छोटे से शहर का सरकारी अस्पताल भी ठीक ठाक था। डॉक्टर ने ज़रूरी टेस्ट के बाद सोनोग्राफी की। इन्हें अपेंडिक्स का दर्द है, मैं दर्द रोकने के लिए एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, डॉक्टर बोली। नव्या को लगा अब बुआ अपनी तबीयत के चलते 2 दिन अपने सारे नियम कानून ताक पर रख देंगी, पर उसके अंदाजे के उलट सुबह उठते ही वे वही रौबीली बुआ थीं। उन्होंने उठते ही अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और उसे सारे हालात के बारे में बताया। पूजा, तेरे पापा तो टूर पर गए हैं, पर तू अभी कोई बस पकड़कर यहाँ आ जा। माँ, मैं अकेली कैसे आऊँगी? यहाँ से बस स्टैंड तक जाना, बस में बैठना। बुआ चुप थीं क्योंकि वे जानती थीं कि बस से यहाँ अकेले आना तो दूर, उन्होंने तो बेटी को अपनी गली से भी कभी अकेले नहीं निकलने दिया। हमेशा उसे छुई मुई बनाकर रखा, पर अब क्या हो सकता था? एक दिन में तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता। कल से आज तक का सारा घटनाक्रम बुआ के जहन में चलने लगा। ना चाहते हुए भी वे अपनी बेटी की तुलना नव्या से करने लगी। कितना दम्भ था उन्हें अपनी दिल्ली जैसे शहर में रहने का, अपने स्टाइलिश कपड़ों का, नए नए होटलों में घूमने का, बच्चों के हाईफाई स्कूलों का। इनके बूते पर वे अपने भाई भाभी को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। इतने में नव्या चाय और बिस्कुट लिए उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। अब चौंकने की बारी नव्या की थी। निकिता बुआ ने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी बहादुर बच्ची, तूने मेरी आंखें खोल दी। जिस तरह से तूने कल रात को मुसीबत में मुझे संभाला, तेरी उम्र का कोई लड़का भी क्या संभाल पाता। मुझे तुझ पर गर्व है। कहाँ तो मैं तेरा ख्याल रखने आई थी, उल्टा तुझे एक दिन में परेशान कर डाला। मुझे माफ़ कर दे। कहते हुए निकिता बुआ रुआसी हो गई। तीसरे दिन नव्या के मम्मी पापा के आते ही निकिता बुआ उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। भाभी, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है नव्या की। इन 3 दिनों में उसने मुझे अच्छे से सिखा दिया कि वे 3 दिन औरत के लिए सज़ा नहीं, उसके सहने की ताकत को मापने का पैमाना है। नव्या ने मुझे ज़िंदगी का वह गूढ़ मंत्र भी दे दिया जो मैं इतने सालों में भी नहीं सीख पाई। इंसान बड़े शहरों में रहने से, सुख सुविधाएं अपना लेने से मॉडर्न नहीं बनता, बल्कि वे मॉडर्न बनता है अपनी नई सोच से। मैं भी घर पहुंचते ही अपनी बेटी को ड्राइविंग स्कूल में भेज दूंगी और सोच रही हूँ मौका मिलते ही महीने भर उसे आपके पास भेज दूँ। कुछ दिन नव्या के पास रहेगी तो वह भी थोड़ी स्मार्ट बनेगी। लगता है कि मेरे कठोर अनुशासन ने उसे दब्बू बना दिया है, कहते हुए बुआ ने नव्या को गले लगा लिया। मैं अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। किसी ने सही कहा है कि हमारे समाज में औरत ही औरत की दुश्मन है। मम्मी अपनी ननद के मुंह से ये सब बातें सुनकर चकित सी नव्या की तरफ देखने लगी, तो उन्होंने पाया कि उनकी दबंग बेटी अपना कॉलर ऊंचा किए मुस्कुरा रही थी। वह मैचो गर्ल थी ना पापा की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।